एवरीवन, दिस वीडियो इज़ अबाउट फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी की हम छोटे से बायोग्राफी और उसके इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में पढ़ेंगे। द बर्थ डेट ऑफ फिलिप सिडनी वाज 1554 to 1586. He was an prominent figure of Elizabethan age. He was English poet, courtier मतलब दरबारी, scholar, soldier and prominent figure of Elizabethan age. Born at Penshurst Place, Kent, at 18 elected to parliament as a member of parliament. Member of parliament में वो elect हो गया था at the age of 18. Wrote 108 love sonnets. He usually adopt the Petrarchian octave, मतलब एक राइमिंग स्कीम होती है, ये राइमिंग स्कीम होती है A, तो वो ये यूज़ करते थे फिलिप सिडनी. एंड ही रोट 108 लव सोनेट. एडमंड स्पेंसर dedicated the Shepherd's Calendar to Sydney after the death of Sydney. So let's start on the work of Philip Sidney. First, The Lady of May. ये क्या है द लेडी ऑफ मे? वन एक्ट प्ले है ये. एक प्ले है, केवल एक ही एक्ट का प्ले है. पेस्टोरल स्टाइल है. पेस्टोरल यानी कि शेफर्ड्स को इसमें डिस्क्राइब किया गया है. एलिगोरियल कंटेंट रिलेटेड टू एलिजाबेथन फर्स्ट, मतलब इसमें जो है वो एलर्गी का हमने इस्तेमाल किया है. ए वुमेन, इसकी स्टोरी क्या है कि वुमेन अप्रोच टू क्वीन एज ए सप्लीमेंट दैट हर डॉटर द लेडी ऑफ मे हैज़ टू सूटर्स. इसकी स्टोरी ये है कि वंस अपॉन अ टाइम अ वुमेन अप्रोच टू द एलिजाब्रेथ एक शिकायत लेके कि उसकी बेटी है लेडी ऑफ मे एंड ही हैज़ टू सूटर. विच टू शुड विन हर हैंड. इनमें से दो सूटर हैं, तो उनमें से कौन सा उसके हैंड को जीतेगा. तो वह अपने कोर्ट में जो है वो उनको सबको बुलाती है. तो उसके कोर्ट में कौन कौन प्रेजेंट हैं? देर आर 6 फॉरेस्टर्स हैं, 6 शेफर्ड्स हैं, द लेडी ऑफ मे हरसेल्फ है, एक स्कूल मास्टर, इसका नाम है रोम्बस. ये सब एलिजाबेथ के कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं. 2 सूटर्स हैं जिनका नाम है थीरियन एंड एस्फिलस. बिगन ए सिंगिंग कंपटीशन. ये दोनों सूटर्स हैं लेडी ऑफ मे के. उन दोनों में एक सिंगिंग कंपटीशन होता है. फर्स्ट कंपटीशन सिंगिंग कंपटीशन. सेकेंड कंपटीशन ए डिबेट स्टार्ट बिटवीन रिकस ए फॉरेस्टर्स और डोरकस ए शेफर्ड. दूसरा कंपटीशन जो किसके बीच में होता है? फॉरेस्टर रिकस और एक शेफर्ड डोरकस के बीच में. और लास्ट में एफिलस जो है वो जीत जाता है एंड ही विल बिकम द सूटर ऑफ द लेडी ऑफ मे. इट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी और द समरी ऑफ द लेडी ऑफ मे. सेकेंड है एस्ट्रोफल एंड स्टेला. इट वॉज रिटन इन 1590. It was a sonnet sequence of 108 sonnet and 11 songs. It means the work contained 108 sonnets and 11 songs. Both words, Astropher and Stella, both words are Greek words, and Astropher means, astro means star and phil means lover. So Astropher means star lover and Stella means star. So Astropher means star lover and Stella is star. द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्कटिका. ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है. आल्सो नोन एज अर्काडिया. आफ्टर फिनिशिंग फर्स्ट वर्जन इन 1570 ही वर्कड टू रिविजिटेड हिज वर्क एज ओल्ड अर्काडिया एंड न्यू अर्काडिया. मतलब उसने पहला वर्जन उन्होंने लिखा था जिसको ओल्ड अर्काडिया कहा गया था. उसके बाद उसने इस वर्क को रिवाइज किया था, तो वह न्यू अर्काडिया के नाम से जाना गया. इट इज़ अ पोज पेस्टोरल रोमांस. पेस्टोरल है, शेफर्ड्स के बारे में बताया गया. पोज है, मतलब एक स्टोरी टाइप है. रोमांस है. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो इसके हैं. इसकी स्टोरी क्या होती है कि एक ड्यूक होता है अर्काडिया का, जिसका नाम है बेसिलियस. ही हैज़ अ वाइफ नेम्स गाइनीसिया. ही हैज़ 2 डॉटर पैमिला एंड फिलोसिलिया. ही हैज़ अ सर्वेंट नेम डिमिटस एंड डिमिटस हैज़ वाइफ Miso, and Demetrius and Miso have a daughter Mopsa. सो हम इस स्टोरी को इस कैरेक्टर जो मैप है इसकी मदद से समझेंगे कि ड्यूक होता है बेसिलियस. ठीक है. उसे क्या होता है कि वो एक बार उसे एक भविष्यवाणी होती है. ठीक है, एक भविष्यवाणी होती है. उस भविष्यवाणी होती है 3 भविष्यवाणियाँ जो है वो होती हैं. कौन कौन सी 3 भविष्यवाणियाँ होती हैं? एक तो पैमिला जो है वो चोरी हो जाएगी, स्टोलन हो जाएगी. फेलोसिलिया जो है वो एक लव अफेयर में होगी और गाइनीसिया जो है वो उसको चीट करेगी.
तो इससे बेसिलियस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाता है इससे, और वह अर्काडिया को छोड़कर चला जाता है। फिलानक्स को अर्काडिया का चार्ज देकर वह यहाँ से चला जाता है और एक रिमोट एरिया में रहने लग जाता है अपने सर्वेंट डिमेटस को लेके। इसका सर्वेंट है डिमेटस, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर जब वो रहने लग जाता है अपनी वाइफ और अपने 2 डॉटर्स के साथ, तो उसी वक्त वहाँ पर 2 प्रिंस होते हैं। एक का नाम होता है फाइरोस्लस और उसका नाम होता है मूसिडोरस। ये दोनों जो हैं वो उसी पैलेस में आते हैं जहाँ पर बेसिलियस जो है वो स्टे कर रहा होता है। तो जब फाइरोलस जो है वो फिलोसीफिया को देखता है तो शी फॉल्स इन लव विद हर, लेकिन वह अपना जो है वो हुलिया चेंज कर लेता है और एक लेडीज़ के रूप में रहने लग जाता है जिसका नाम है जीलोफिलिया। और ऐसे ही म्यूसीड्रस भी जो है वो पैमिला को देखकर उसे प्यार करने लग जाता है और यह एक शेफर्ड्स के रूप में रहने लग जाता है डोरस के रूप में। तो एक बार क्या होता है कि लॉयन जो है वो फिलोसीलिया को पर अटैक करता है, तो फाइरोलस जो है वो उसको बचाता है। तो ज़ाइनिसिया को शक हो जाता है कि यह आदमी नहीं है, यह औरत नहीं है, ये आदमी है, और ये इसके प्यार में पड़ जाती है। उसके बाद इसी तरीके से जो है वो मूसिडोरस भी अपनी आइडेंटिटी के बारे में पैमिला को बता देता है और वे दोनों प्लान करते हैं कि हम यहाँ से इलॉप कर जाते हैं, भाग जाते हैं। जब ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी फाइरोसलस अपनी आइडेंटिटी को बताता है फिलोसीलिया को कि मैं भी एक प्रिंस हूँ, मैं कोई औरत नहीं हूँ। और ये दोनों भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इसके फादर ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी होती है उस भविष्यवाणी के कारण। इसके कारण ये नहीं भाग पाती। उसके बाद कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि ये जो ज़ाइनिया हैं वो इसके फाइरोसलस से प्यार करने लग जाते हैं, जिसके कारण वो अपने हस्बैंड को पॉइजन दे देती हैं और ये जो है वो बिल्कुल डेथ उस पर हो जाता है, मरने की स्थिति पे हो जाता है। तभी जो है वो फिलानक्स और जो अर्काडिया के बहुत सारे लोग आते हैं अपने राजा को लेने के लिए वापस, कि ये वापस अपने राज्य में वापस आ जाए। लेकिन इसकी स्टेट बहुत ख़राब होती है, ये बिल्कुल मरने की स्टेज पे होता है। तभी इसका एक फ्रेंड जिसका नाम होता है यूराकस, यह वहाँ पर आता है मिलने के लिए और उससे पता चलता है कि इसका जो बेटा है वो है तो फाइरोसलस और ज़ाइनिसिया और पैमिला और फिलोसीलिया, इन सभी को डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है ये सोचकर, क्योंकि ये जो कॉटेरियर है फिलानक्स है, ये सोचता है कि ये सभी के सभी जो हैं वो राजा की मौत के जिम्मेदार हैं, तो इन सभी को डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। लेकिन ये बासिलियस जो है वो कोमा में होता है। एट द एंड ऑफ द प्ले यह कोमा से बाहर निकल जाता है और उसके बाद जो है वो यह एक दूसरे से सबकी शादी करवा देता है। इन दोनों की शादी हो जाती है और इन दोनों की भी शादी हो जाती है और इस तरीके से ये जो प्ले है वो उसका एंड होता है। ही ऑल्सो रोट एन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। It was written in 1585 and published in 1595. It was the first important critical text in literary criticism में पहला important text है जिसमें उन्होंने फिलिप सिडनी ने पोइट्री को डिफेंस किया है। इसके अंदर 2 आइडियाज़ के ऊपर बल दिया गया है कि पोइट्री इज़ डिवाइन ओरिजिन और दूसरा है देयर इज़ सोशल यूटिलिटी फॉर पोइट्री। फर्स्ट सेशन और इसके 2 सेशन हैं। फर्स्ट सेशन में जो है वो सिडनी जो है वो प्रेज़ करता है पोइट्री की। वो बताता है कि पोइट्री इज़ द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, poetry is a channel of divine power, poetry can teach and delight and poetry can suppress the virtue of history and philosophy। इसको थोड़ा एक्सप्लेन अगर हम करेंगे तो फर्स्ट जो वो प्रेज करता है कि यह क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन है। इट मीन्स क्या होता है कि फर्स्ट लाइट गिवन टू इग्नोरेंस, कि पोइट्री जो है वो इग्नोरेंस को लाइट देती है, इग्नोरेंस पोइट्री से चली जाती है। अर्लीस्ट फिलोसफर एंड हिस्टोरियंस वर पोइट्स, पहले फिलोसफर और हिस्टोरियंस पोइट्स थे। द फर्स्ट लॉ ग्रीक रोमन फिलोसफर आर रिटन इन वर्स, और जो पहले लॉ हुआ करते थे वो भी वर्स में लिखे जाते थे। तो किस तरीके से जो है वो पोइट्री जो है वो सिविलाइजेशन को बढ़ाती है। दूसरे वो सेशन में वो कहता है कि पोइट्री इज़ अ चैनल ऑफ डिवाइन पावर। इसमें कहता है कि पोइट्री इज़ डिवाइन एंड प्रोफेटिक, डिवाइन है और भविष्यवाणी भी कर सकती है। होली बाइबल यूजेस वर्सेस, इसमें बताया गया कि बाइबल के अंदर भी जो है वो बहुत सारे पोएम वर्सेस का इस्तेमाल किया गया है। न्यू आइडियाज़ क्रिएटेड बाय पोएट्स कैन विथस्टैंड विद टाइम, इसमें बताया गया है कि जो नए नए आइडिया पोएट जो बताता है वो समय के साथ साथ जो है वो खड़े रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। उसके बाद थर्ड है टीच एंड डिलाइट, की पोइट्री जो है वो हमें सिखाती है और हमको डिलाइट करती है। पोइट्री टीच एंड प्लीज़ यूज़फुल टू सोसाइटी, पोइट्री जो है वो हमको सोसाइटी को क्या करती है, कुछ ना कुछ सिखाती है। पोइट्री इंस्पायर टू डिस्कार्ड वाइसेस ऑफ विलियंस, पोइट्री इंस्पायर करती है कि हम जो
विलियंस होते हैं, उनके जो काम होते हैं, गंदे काम होते हैं, उनको हम डिस्कार्ड कर सकें और हम इमिडिएट कर सकें नोबल और वर्चुअस एक्शन ऑफ हीरोज़ के जो नोबल और वर्चुअस एक्शंस होते हैं उनको हम इमिडिएट कर सकें। उसके बाद है सप्रेस द वर्चू ऑफ हिस्ट्री एंड फिलोसफी। इसका मतलब ये है कि वह जो हिस्ट्री और फिलोसफी को वर्चू है उसको सप्रेस करती है हिस्ट्री। इसमें बताया गया है कि इट यूनाइट्स यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ फिलोसफी विद कंक्रीट एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री। इसमें बताया कि पोइट्री क्या करती है कि जो फिलोसफी के यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं उसको यूनाइट करके रखती हैं। दूसरा, फिलोसफी क्या काम करती है, फिलोसफी केवल जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ को बताती है, यूनिवर्सल के जो ट्रूथ होते हैं उनको बताती हैं फिलोसफी। और हिस्ट्री क्या करती है, रिकाउंट ए पार्टिकुलर इवेंट, केवल एक पार्टिकुलर इवेंट को वो रिकाउंट करती है हिस्ट्री। लेकिन पोइट्री क्या करती है, पोइट्री अल्टर द पार्टिकुलर इवेंट, उस जो पार्टिकुलर इवेंट होता है उसी को ही बदल देती है। तो फर्स्ट सेशन में सिडनी ने बताया है। फर्स्ट सेशन में जो सेकंड सेशन है उस सेशन के अंदर सिडनी जो है वो रिफ्यूट करता है 4 आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पोइट्री गिवन बाय स्टीफन जॉनसन इन हिज एसे द स्कूल ऑफ एब्यूज़। स्टीफन जॉनसन ने अपना एक ऐसे लिखा था द स्कूल ऑफ एब्यूज़। इसके अंदर उन्होंने पोइट्री के बारे में 4 बातें कही थी अगेंस्ट में। कौन कौन सी बातें कि पोइट्री इज़ अनप्रॉफिटेबल, पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाई, पोइट्री लीड्स टू सिंफुल बिहेवियर एंड प्लेटो किक्स पोइट्स आउट ऑफ हिज रिपब्लिक। तो सिडनी ने क्या कहा है कि इन चारों जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इन चारों आर्ग्यूमेंट्स के पक्ष में इन्होंने अपने बातें रखी हैं। जैसे फर्स्ट जो स्टीफन जॉनसन ने पहली बात क्या बोली है पोइट्री के खिलाफ कि पोइट्री इज़ अनप्रॉफिटेबल, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन सिडनी क्या कहते हैं कि नो अदर ब्रांच ऑफ लर्निंग मोर फ्रूटफुल दैन पोइट्री, कि कोई भी और ब्रांच जो है लर्निंग की, कोई भी ब्रांच पोइट्री से ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। पोइट्री हैज़ पावर टू टीच एंड प्लीज, पोइट्री में पावर है कि वो हमको सिखा सकती है। और पोइट्री मोर इफेक्टिव दैन हिस्ट्री एंड फिलोसफी। दूसरा जो आर्गूमेंट स्टीफन जॉनसन ने दिया है वो है कि पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाई। इसके डिफेंस में सिडनी ने क्या बात कही है कि डज नॉट अफर्म एनीथिंग एज ट्रूथ, कि पोइट्री कभी भी ऐसा नहीं कहते कि कोई चीज़ सच है। दूसरा है पोइट्स नेवर लाई, पोइट्स कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। नेवर क्लेम देयर पोएम टू बी ट्रूथ, और ना ही वो क्लेम करते हैं कि दैट देयर पोएम्स इज ट्रूथ। लाइज आर नॉट डेलिब्रेटेड स्टेटेड, और पोएम के अंदर जो लाई है उनको जानबूझकर नहीं दिखाया जाता। तीसरी थर्ड आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द स्टीफन जॉनसन इज इट लीड्स टू सिंफुल बिहेवियर। इन द डिफेंस ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट सिडनी सेड दैट पोइट्री इज इटसेल्फ नॉवल, it aims is inspiring and elevating souls, it is the abuse of poetry, it means this argument is the abuse of poetry. The fourth argument given by the Stephen Gordon is Plato kicked poet out of his republic. In the defense of this line, Sidney said that Sidney does not agree with this line. First, दूसरा है कि Plato banished ludicrous पोएट्स नॉट पोइट्री, उन्होंने जो बेकार पोएट्स उनको बैनिश किया था, पोइट्री को नहीं। प्लेटो आल्सो पोएटिकल इन हिज राइटिंग, सो इट इज़ ऑल अबाउट द वर्क एंड एपोलॉजी फॉर पोइट्री। लास्ट इंपॉर्टेंट वर्क द सिडनी ज़ाल्म्स। इट वॉज रिटन बाय सिडनी एंड मैरी सिडनी। मैरी सिडनी इज द सिस्टर ऑफ फिलिप सिडनी। इट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ ज़ाल्म्स इन इंग्लिश। इट वॉज रिटन बाय Mary Sidney and Philip Sidney completed the work, and after the death of Philip Sidney, Mary Sidney gives a copy to Elijah Bretton first. And the Sidney Plasm contained 150 translation of biblical plasm. Mary wrote 2 poems in the preface. In the preface of this work, Mary wrote two poems. First, To Thy Pure Spirit, Eternal Elegy to her brother, and the second है Even Now That Care. इसके अंदर का उन्होंने इस पोएम को डेडिकेट किया है एलिजा ब्रेथ फर्स्ट को।